नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AMIS स्टडी सर्किल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड PCS मेंस के पेपर को, और हमने आज उठाया है हिस्ट्री का पेपर जो 23 फरवरी को हुआ था। ठीक, इसके 4 पार्ट हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे करने हैं, और पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन हैं, वो भी सारे करने हैं। पार्ट 1 में जो आंसर लिमिट है वो है 20 वर्ड्स की, और ये 2 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्या भारत का पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग जानता था? व्याख्या कीजिए। डिड द इंडियन ह्यूमन ऑफ स्टोन एज नो द यूज़ ऑफ फायर? इसका आंसर है यस, वो उससे भली भांति परिचित था। लेकिन हमें स्टोन एज को समझना होगा आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए, इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें एलाबोरेट करूँगा। स्टोन एज इंडिया में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल, एक है मीजोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, ठीक, और एक है नियोलिथिक अर्थात नव पाषाण काल। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पूरा पाषाण काल है, इसकी जो एज है वो है लगभग 6 लाख ईसा पूर्व। ओके, जिसके 3 पार्ट हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसको समझने के लिए हमारे पास 3-4 मैप होने चाहिए, जिसमें ये पता चलता है कि इंडिया में वो कौन कौन से सेटलमेंट्स थे जो पैलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करते थे। इसी तरीके से आप चेंज देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड में, और इसी तरीके से चेंज देखेंगे आप नवपाषाण काल में यानी कि नियोलिथिक एज में। इन तीनों वर्ड में लिथिक टर्म कॉमन है। लिथिक लिथिक लिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन यानी कि पाषाण। ओके, तो इतिहासकारों ने जिन पत्थरों का इस्तेमाल वो लोग किया करते थे, इस युग के जो मानव थे उसके आकार को आधार मानकर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फायर का जो यूज़ है वो पूरी तरीके से मेसोलिथिक पीरियड में जाकर हुआ, लेकिन इसकी जानकारी हमें लगभग 18,000 से लेकर 20,000 ईसा पूर्व के मध्य होती है। लेकिन रीसेंट सर्वे जो 2020 में हुआ था उससे हमको ये पता चलता है कि आग के बारे में मानव को 30,000 ईसा पूर्व के आसपास जानकारी हो गई थी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा, ठीक है, और इसको आप केयरफुली स्टडी कीजिएगा इसकी, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएगा। ओके, तो ये 20 वर्ड्स में ये आंसर आसानी से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश का किन कारणों से पतन हुआ? ये क्वेश्चन है आपका एंशिएंट इंडिया से ये भी, और आप जानते हैं कि नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये लगभग 323 ईसा पूर्व तक बना हुआ था। इसका जो अंतिम शासक था घनानंद, वो काफ़ी अत्याचारी किस्म का शासक था। कई प्रकार के कर इसने जनता पर लगा रखे थे, और ये वैसे ही अलोकप्रिय था। ठीक, इसका अपने मंत्रिमंडल से भी काफ़ी अच्छे संबंध नहीं थे। चाणक्य के जो पिता हैं वो भी इसके मंत्रिमंडल में शामिल थे, उसको भी इसने फंसाकर जेल में डाल दिया था। यहाँ तक कि ये विद्वानों और पंडितों का भी क्या है अपमान करता था, और इसीलिए चाणक्य ने प्रण लिया था कि मैं इसका जब तक उन्मूलन नहीं कर दूंगा अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी का अंत इन वजहों से हुआ, और रिस्पॉन्सिबली चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके साम्राज्य का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 वर्ड्स में इन सभी शब्दों का सहारा लेकर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कल्हण की राजतरंगिणी को प्राचीन भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है? ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है ना, और लेकिन इसका जवाब हाँ भी है, यस। लेकिन जो इसकी जो शुरुआत के जो वंश की जानकारी मिलती है उसको लेकर जो भी हमारे इतिहासकार हैं उनमें पर्याप्त मतभेद है। ठीक है, जानकारी हमको ये मिलती कि गोनंड नाम की जो डायनेस्टी थी वो सबसे पहली डायनेस्टी इसमें बताई गई है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व की बताई गई है इस राजतरंगिणी में। ओके, लेकिन इसीलिए मतभेद है इतिहासकारों में। इसकी कुल 8 किताबें हैं, 8 बुक्स। तो जब हम
बुक नंबर 4 में आते हैं तब जाकर हमको कारकोट वंश की जानकारी मिलती है और तब जाके इसकी जो क्रोनोलॉजी है एकदम सही रास्ते में दिखाई पड़ती है इतिहासकारों को। उस लिहाज से ये पीरियड बनता है आपका प्री मेडिवल इंडिया में, ठीक है। तो अगर हम इस बात को आधार माने तो ये प्राचीन काल की जानकारी भारत के संदर्भ में नहीं दे रहा है, ओके। और ये जानकारी पूरे भारत की ना देकर सिर्फ कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है, ठीक है। इसको लिखा था कलहड़ नाम के एक ब्राह्मण ने 12वीं शताब्दी में, 1148 से लेकर 1150 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है, ओके। राजतरंगिणी एक बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है जो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी देता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी आंदोलन क्या था? सूफी मूवमेंट, जिसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो बहुत पहले हुई थी, 8वीं शताब्दी में रबिया नाम की एक महिला का उल्लेख मिलता है, ठीक। और उसके बाद में जब भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण होते हैं तो कई सारे सूफी संत भारत में आकर बस गए थे। ये बात है लगभग 1193 की, ठीक है। सूफी आंदोलन एक प्रकार का रहस्यवादी आंदोलन है, ठीक, मिस्टिक मूवमेंट कह सकते हैं उसको, जो इस्लाम में सुधार के लिए शुरू किया गया था। इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत के जो संत हैं जो भारत में आकर बसे थे वो हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर में अपनी दरगाह बनाई थी, अपनी खानकाह बनाई थी, ठीक। खानकाह शब्द का इस्तेमाल करेंगे इसमें, जहाँ पर इनसे कई लोग आकर मिलते थे, ठीक है। काफ़ी जमावड़ा लगाता था, संगीत प्रेमी थे और अल्लाह को प्रेयसी मानते थे। भक्ति आंदोलन की तरह ही एक तरह से कह सकते हैं कि सूफी मूवमेंट ने भी अल्लाह के प्रति अपनी जो वो दिखाई है, डिवोशन दिखाया है, ये मूवमेंट उसी से संबंधित है। इसमें एक आध संतों के नाम लिख दीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, गंजे शकर हैं, ठीक है, गेसु दराज हैं। ये सब क्या हैं, इम्पॉर्टेंट सूफ़ी संत हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्यों चिश्ती सिलसिला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी मानी जाती है। स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसकी मृत्यु जल्दी ही 1210 में हो जाती है, चौगान खेलते समय, आप जानते ही हैं। उसके बाद आराम शाह इसका पुत्र जो कि अयोग्य है वो शासक बनता है, लेकिन उसको हटाने के बाद इल्तुतमिश यहाँ पर अपने आप को घोषित करता है सुल्तान, और इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1210 से लगभग 1235 तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत जो कि एक नया स्थापित साम्राज्य है उसको कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब है साम्राज्य विस्तार पर ध्यान नहीं दिया है और उसका सुदृढ़ीकरण किया है, जिसके लिए इसने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई, जैसे इसने सिक्के जारी किए 2, जिससे कि अर्थव्यवस्था भी स्टेबल हो, चांदी का टका और सिल्वर जीतल तांबे का, इकता व्यवस्था इसने शुरू करी है। और ये सारी चीज़ें इस दिल्ली सल्तनत को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक। ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बलबन की सजदा नीति और पैबोस नीति क्या थी? व्हाट वाज द बलबन्स पॉलिसी ऑफ सजदा एंड पैबोस? देखिए, बलबन गुलाम वंश का ही एक शासक है, काफ़ी पावरफुल है ना, और इसने 1266 से 87 तक शासन किया और उससे पहले भी 20 साल तक ये प्रधानमंत्री था, ठीक है, नसीरुद्दीन का। तो इसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली थी और जब ये शासक बनता है तो इसने कुछ ईरानी प्रथाएं शुरू करी अपने दरबार में, जिसमें से एक है सजदा और पैबोस। सजदा का तात्पर्य होता है कि सुल्तान के सामने आप आइए तो झुक कर आएंगे, और पैबोस का मतलब है कि उसके पैरों को चूमेंगे। इस तरीके से इसने दिव्यता वाले गुण राजाओं के अंदर दिखाने का प्रयास किया है, सुल्तान के अंदर, और ये गुण सिर्फ अल्लाह के पास ही होते हैं और इसका अधिकार दिखाने का सिर्फ सुल्तान के पास ही है। इस प्रकार से इसने अपना आवरण कुछ इस तरीके का बना रखा था। तो इसमें भी आप 20 वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, पूरे 2 मार्क्स मिलने की संभावना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड चिश्ती सिलसिला बिकम सो पॉपुलर? चिश्ती सिलसिला इतना अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? जाहिर सी बात है कि चिश्ती सिलसिला के जो संत हैं वो काफ़ी मिलनसार थे, लोगों से मिलते थे। हिंदू सब्जेक्ट जो इंडिया के हैं वो भी इनसे काफ़ी मिलते जुलते थे, इनकी खानकाह में जाते थे और मेलजोल काफ़ी अच्छा होता था इन लोगों का, और कई सारी हिंदू प्रैक्टिसेस इन लोगों ने अडॉप्ट कर रखी थी, जिसके कारण ये काफ़ी उदारवादी व्यक्ति थे और इनकी खानकाह में लोगों का जमावड़ा लगा रहता था।
कुछ संतों के नाम लिख देंगे इसमें आप, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इस तरीके से आप 20 वर्ड्स में 2-3 संतों के नाम लिखकर इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद गौरी के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है और इतिहास में उसके स्थान की व्याख्या भी करनी है। 20 शब्दों में इन 3 चीज़ों के बारे में बताना वाकई एक टफ काम है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके 20 वर्ड्स में इस आंसर को लिखना ही पड़ा होगा। अगर हम कैरेक्टर और पर्सनैलिटी की बात करें तो मोहम्मद गौरी एक बड़ा ही दयालु किस्म का शासक है। उसकी कोई संतान नहीं थी, ओके, और जो भी इसने गुलाम रखे थे उनके साथ इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा था। वो उसको उन लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और पालता था। यहाँ तक कि इनके गुलामों ने ही मोहम्मद गौरी की विजयों में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका सबसे जो ट्रस्टेड जो स्लेव था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, वही क्या बन जाता है इसका सक्सेसर, और इस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना होती है। अगर हम इसके स्थान की बात करें इतिहास में तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो सकी स्थायी रूप से। और हम देखते हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक का जो पीरियड है भारत के इतिहास में, ठीक है, इसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली सल्तनत का ही शासन था इस पूरे 326 साल में, बल्कि दक्षिण भारत में विजयनगर, बहमनी किंगडम और भी कई सारे हिंदू राजाओं या किंगडम की स्थापना हमने देखी है। लेकिन सबसे बड़े क्षेत्र पर किसका कब्जा रहा? दिल्ली सल्तनत का। इसीलिए इसको इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का पीरियड माना है। ओके, सॉरी, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तैमूर के भारत पर आक्रमण की व्याख्या करनी है और उसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया है 1398 में। उस समय तुगलक वंश चल रहा था और तुगलक वंश अपने बिल्कुल पतन की तरफ था। और इसके आक्रमण से हम कह सकते हैं कि वॉज द डेथ ब्लो टू द तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी का बहुत तेज़ी से पतन आरंभ हो गया है इसके आक्रमण करने के साथ ही। तो ये हम मान सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमें इंडिया में ये देखने को मिला कि तुगलक वंश का पतन आरंभ हो गया था। दूसरा हम देखते हैं इसका प्रभाव सामाजिक रूप से भी। समाज में हम देखते हैं कि जब मुस्लिम आक्रमण इस तरीके से हुए बाहर से भी, तो हम देखते हैं कि हिंदू समाज में लोगों ने लड़कियों का विवाह बड़ी जल्दी उम्र में करना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार से बाल विवाह वाली जो प्रक्रिया है वो भी हमको देखने को मिलती है इन वजहों से। आर्थिक रूप से भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है तैमूर के आक्रमण की वजह से, क्योंकि इसने पूरे दिल्ली सल्तनत में रहते हुए लूटपाट मचाई, मंदिरों को तोड़ा, खूब मतलब 15 दिन तक दिल्ली में रहा और 15 दिन बिल्कुल इसने तहलका मचा के रखा था, ये समझ लीजिए। तो ये आप 3-4 पॉइंट्स गिना के 20 वर्ड्स इसमें दे सकते हैं। इसमें भी आपको 2 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, 1200 से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य सल्तनत काल में भारत की सामाजिक आर्थिक दशा की व्याख्या करनी है। 20 वर्ड्स में भी इसको लिख पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम 125 शब्द अगर मिलते तो हम इस क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर सकते थे। लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। सामाजिक दशा का उल्लेख कर सकते हैं जो हिंदू समाज है उसका, और जो भारत में जब मुसलमान भी रहने लग गए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम्स, उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय दिया जा सकता है। रही बात आर्थिक कंडीशंस की, तो देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत को तीसरा नगरीकरण युग माना जाता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस आंसर, ठीक है। थर्ड अर्बनाइजेशन हम कहते हैं किसको? इस वाले पीरियड को। तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो अपने चरम पे थी ही, और लोहे के कई सारे प्रयोग अब होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि स्पिनिंग व्हील, जिसको हम चरखा कहते हैं, ये टर्किश सुल्तान ही इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। इसी तरीके से नद्दाफ, जिसको हम कहते हैं धुनिया, कॉटन कार्डर है ना, कॉटन कार्डर है, जिसकी वजह से सिल्क इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा विकास हमको देखने को मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये उज्ज्वल पक्ष रहा दिल्ली सल्तनत का कि आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रही। क्वेश्चन नंबर 10 में इन सब शब्दों का सहारा लेके आप क्वेश्चन का आंसर कंपोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बाबर की आत्मकथा पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, ठीक, 20 वर्ड्स में लिखना है।
तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी अपनी मातृभाषा चगताई तुर्क में लिखी, तुजुक ए बाबरी, और इसी को हम बाबरनामा भी कहते हैं। इस पुस्तक में इसने हिंदुस्तान के लैंडस्केप का वर्णन किया है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी बताया है। इसको वर्षा काफ़ी पसंद थी, आम बहुत पसंद था इसको, तथा इसने इसी बुक में हिंदुस्तान शब्द दिया है भारत के लिए। और इसने कृष्णदेव राय को, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक तक बताया है अपनी इस आत्मकथा में। तो 20 वर्ड्स के लिए मेरे ख्याल से इतने शब्द काफ़ी होंगे जो इसमें लिखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी द्वारा राष्ट्र उत्थान हेतु किए गए योगदान की व्याख्या करनी है। अब देखिए, शिवाजी थे तो मराठा के किंग जिन्होंने छत्रपति की उपाधि ली थी। इनको हम नेशनल प्रोग्रेस के कंट्रीब्यूशन की प्रकार से इस तरह देख सकते हैं कि इन्होंने जिस मेथड को अडॉप्ट किया था वो पूरा हिंदू धर्म से रिलेटेड था और पूरी तरीके से एंटी मुगल्स था। इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। मुगल साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के बीच रहते हुए भी ये जो मराठवाड़ा क्षेत्र है लगभग स्वतंत्र बना रहा और मुगलों से इनका संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक कि औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हो गई। ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। अपने प्रशासन में इन्होंने प्राचीन जो विधा थी उसको अडॉप्ट किया और संस्कृत भाषा को और जो लोकल भाषा है उसको अडॉप्ट किया इन्होंने। तो हम मान सकते हैं कि ये जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ये राष्ट्र के उत्थान में आगे चल के शासकों के लिए काफ़ी प्रेरणा का काम करता है। इसलिए शिवाजी को हम मान सकते हैं कि वो एक क्षेत्रीय राजा होते हुए भी क्या थे, एक नेशनल हीरो थे। ये इन शब्दों का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा जा सकता है। ठीक, 20 वर्ड्स में हमारे पास ज़्यादा स्कोप है भी नहीं दरअसल लिखने का, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, एक मिनट। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिराजुद्दौला के पतन के प्रमुख कारण क्या था। आसान सा सवाल है। आप जानते ही हैं कि सिराजुद्दौला शासक कब बनता है बंगाल का, नवाब 1756 में। सिराजुद्दौला खुद अपने जो करीबी लोग हैं वो भी उसको अपना दुश्मन मानते थे। तो हम कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले सिद्ध हुए बाद में। सिराजुद्दौला खफा था किस चीज़ से, उस प्रैक्टिस से जो ब्रिटिश इस्तेमाल कर रही थी, उस दस्तक का मिसयूज़ कर रही थी, ठीक है, जिसको हम फ्री पास कहते हैं, ठीक, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था सिराजुद्दौला। और ब्लैक होल ट्रेजेडी का भी उल्लेख इसमें किया जा सकता है, जिसमें इसने कई सारे अंग्रेज़ों को, जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं, एक कोठरी में ठूस दिया 20 जून को और अगले दिन देखते हैं कि 15-16 लोग ही जिंदा हैं उसमें। तो इन सब कारणों से ये अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया है बहुत बड़ा। और अंग्रेज़ इस बात से भली भांति परिचित है कि सिराजुद्दौला खुद अपने कई दुश्मनों से घिरा हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया और इस तरीके से प्लॉट तैयार होता है किस चीज़ का, प्लासी के युद्ध का। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था आप जानते ही हैं कि किस तरीके से षड्यंत्र रच के सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन 20 वर्ड्स में लिखना है, तो बस इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके आंसर को सम अप किया जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, खिलाफत आंदोलन एवं उसके राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट अपॉन खिलाफत मूवमेंट एंड इट्स पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। देखिए, खिलाफत मूवमेंट के लिए अगर पहली लाइन आप लिखेंगे आंसर के दौरान तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल कैंपेन था। क्या था? एक पॉलिटिकल कैंपेन था। पॉलिटिकल कैंपेन था किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश पॉलिसीज़ के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश पॉलिसी के विरुद्ध था जो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान टर्की के अगेंस्ट एडॉप्ट की थी। ठीक है, दिस इज़ द सॉलिड आंसर। क्या? कि खिलाफत मूवमेंट वॉज द पॉलिटिकल कैंपेन अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच दे हैव अडॉप्टेड अगेंस्ट टर्की। ठीक, तो गांधी जी भी काफ़ी नज़रें बनाए हुए थे और उन्होंने इसको एक अच्छा अवसर समझा कि जो मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग पड़ गए हैं, ये एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है कि उनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर लिया जाए, जिसकी वजह से ये मूवमेंट काफ़ी सफल हुआ और इसमें कुछ एक आध
लीडर्स के नाम लिख लीजिए, जैसे कि अली ब्रदर्स हैं, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ख़ुद गांधी जी भी इसमें अपनी प्रेसिडेंसी देते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना करने में। तो ये मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साथ साथ चलते हैं और काफ़ी सफल सिद्ध होता है ये, ठीक। तो इसमें 20 वर्ड्स में आप इन सब चीज़ों का सहारा लेके लिख सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ लिखी जाए। हम तो बस खाली यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या संभावित आंसर इसमें लिखे जा सकते थे, ठीक है। आंसर हिस्ट्री की यही खासियत है कि हर किसी के अपने वर्ड्स होते हैं, ठीक, वो अपने तरीके से आंसर को लिख सकता है, ठीक है ना। तो स्कोप आपके लिए ओपन है कि आप किसी भी तरह का आंसर इसमें लिख सकते हैं। बस थीम का ध्यान रखना है कि आप थीम से दाएं बाएं ना हों, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, एक उत्तराखंड से भी क्वेश्चन आया है 20 वर्ड्स का, डोला पालकी मूवमेंट के बारे में। आसान सा सवाल है, जयानंद भारती का नाम लिख देंगे जो इसके प्रणेता थे, ठीक है। उनकी प्रेरणा से मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। तो जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है उत्तराखंड में, उनको स्वर्ण दूल्हों की तरह घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं था, डोली पर बैठने का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार उन्होंने ऐसे वर्ग को दिलाया। इस मूवमेंट का संबंध उसी चीज़ से है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने जब अपने आंसर लिखे होंगे मेंस एग्ज़ाम देने के दौरान, तो इन्हीं सब थीम्स का ध्यान रखकर आपने आंसर लिखा होगा। तो 30 में से मैं मान के चलता हूँ जिसने 24 या 25 मार्क्स स्कोर कर लिए वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। और ये किया जा सकता है, इसमें बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा होगा आपको, एक आध क्वेश्चंस को छोड़कर। बढ़ते हैं हम अगले पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 10, ठीक। कुल संख्या है सवालों की 10 और इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इस बार आपको 50 वर्ड्स लिखने का मौका मिलेगा और ये 5 नंबर का एक सवाल है, ठीक है ना। तो 50 नंबर ये हो गए, 30 यानी कि 80। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्या पुराणों को आधार मानकर प्राचीन भारत के भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है? आंसर इज अगेन यस, बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ पुराणों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि खुद स्कंद पुराण का उल्लेख कर सकते हैं, मत्स्य पुराण का उल्लेख कर सकते हैं, सातवाहनों के बारे में जिसमें लिखा है। स्कंद पुराण में तो केदार खंड और मानस खंड का उल्लेख है, इसमें पर्वतों के नाम लिखे हैं। इसकी सहायता से हम यहाँ की ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में कई सारे शिवालिक माउंटेन और कुछ रिवर्स का भी उल्लेख है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। इन सब के अलावा रामायण में भी दशरथ ने श्री राम जी से कहा आपको वन में जाना है, कहाँ, दंडकारण्य में। तो दंडकारण्य वन अगर आप मैप देखेंगे तो आज भी आपको दिखाई देगा, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है, उसमें भी ये उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी त्रिऋषि सरोवर का उल्लेख है, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें भी ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस के कई सारे लोकेशंस दिए गए हैं, तो उनको आधार मानकर भी हम ज्योग्राफी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और 50 शब्द इसमें आसानी से लिखे जा सकते हैं। कुछ पुराणों के नाम दे दीजिए और कुछ लोकेशंस बना दीजिए और एक आध स्कंद पुराण में केदार खंड और मानस खंड का उल्लेख कर देना है। 45 से 50 वर्ड में आपका आंसर पूरा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना कैसे करी? ये भी एक मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने और विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य ने योजना बनाकर नंद वंश का पतन किया, किस प्रकार से उन्होंने आर्मी ऑर्गेनाइज करी और धीरे धीरे उसके जो बाहर के जो क्षेत्र थे पहले उनको जीता और उसके बाद केंद्र में जाकर आक्रमण किया। ये कहानी आपने किताबों में पढ़ी होगी। उसको पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये घटना 323 ईसा पूर्व की है और मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य सिद्ध होता है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। पूरे भारत की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले भी जो राजा हैं वो पूरे भारत के राजा नहीं हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में ये कहा जा सकता है कि ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया एंड इन द सेम मैनर मौर्य डायनेस्टी या मौर्य एम्पायर इज़ द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। डिड द इंडो बैक्ट्रियन किंग इश्यू देयर करेंसी इन लार्ज नंबर्स? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिक्के तो इन्होंने जारी किए थे, ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं मिलते हैं। आइए हम देखते हैं
कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे वो आखिर कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ इंडिया का रफ, और मैं लोकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये लोग कहाँ पर आकर इस्टेब्लिश हुए थे। तो यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है हिंदू कुश। ठीक, हिंदू कुश माउंटेन के नॉर्थ में भी इनका एम्पायर था और हिंदू कुश माउंटेन के साउथ में भी इनका साम्राज्य विस्तार था। इन दोनों ही जगहों से सिक्के हमको मिलते हैं। यहाँ पर हमको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों प्रकार के सिक्के मिलते हैं। यहाँ पर लेकिन हमें मिलता है सिर्फ सिल्वर और कॉपर का, जो कि स्क्वायर फॉर्म में बड़े कॉमन से मिल रहे थे। यहाँ पर जो सिक्के मिलते हैं उसके ऑब्वर्स साइड में तो राजाओं की आकृति है और उसके पीछे वहाँ के देवताओं की, जैसे कि अपोलो। ठीक, इस प्रकार के देवी देवताओं का भी इसमें चित्रण किया गया है। साउथ में हम देखेंगे जो कॉपर और सिल्वर के जो कॉइन इन्होंने इशू किए थे, उसमें उनके देवी देवताओं की जगह हिंदू देवी देवताओं के उल्लेख मिलते हैं हमको। तो ये जो इलाका है यहाँ पर से हमको इंडो बैक्ट्रियन किंग के कई सिक्के मिलते हैं और ये लोग पहले लोग थे संभवतः जिन्होंने गोल्ड कॉइन जारी किया था। इस कॉइन की पहचान या सिमिलैरिटी पंचमार्क कॉइन से हमको नहीं करनी चाहिए। पंचमार्क कॉइन आर डिफरेंट एंड दीज मेटेलिक कॉइन आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, आसानी से ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है। अगर आप मैप बना देंगे तो पूरे मैं समझता हूँ 5 मार्क्स मिलने वाले क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला कौन सा है, 19th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19th, सल्तनत काल के किन 2 शासकों ने सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमणों का सामना किया। देखिए, दिल्ली सल्तनत को संभाल के रखना इतना आसान काम नहीं रहा होगा, क्योंकि लगभग 100 साल तक हम जानते हैं कि मंगोलों का जो प्रकोप था, जो आक्रमण था, वो बना रहा। ठीक, हम 2 रूलर्स का नाम इसमें लिखेंगे। एक का तो मैं लिखूंगा अलाउद्दीन खिलजी और एक नाम हम लिख देंगे गियासुद्दीन तुगलक, और साथ ही में मोहम्मद बिन तुगलक भी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम ये जानते हैं कि 1296 में ही इसको पहला ही मंगोल आक्रमण झेलना पड़ा, और ये आक्रमण किया था सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। किसने किया था? कादर खान ने। ठीक है, कादर खान को हरा दिया गया। अब इसने अपनी सेना भेजी और उसके बाद दाऊद खान या दावा खान करके नाम आता है, देवा खान भी कहते हैं उसको, ये आक्रमण हुए थे उसके बाद। और 1298 में कुतलुक ख्वाजा, जो कि देवा खान का क्या था, पुत्र था, उसने भी आक्रमण किया। 1303 में तड़ागी नाम के मंगोल आक्रमणकारी ने आक्रमण किया। ठीक है, तो ये एक आंख खोल देने वाला आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ऊंची दीवारों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि किस दिल्ली के सुल्तान ने मंगोलों से निपटने के लिए सबसे अच्छी रणनीति बनाई, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, जिसके लिए इसने बहुत लंबी चौड़ी सेना भी इकट्ठा कर दी, 3,75,000 की। हालांकि उसकी योजनाओं की तरह वो भी विफल ही साबित रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि उसको भी बहुत ही तगड़े मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। तो ये 2 नाम दे दीजिएगा और कुछ सारे डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकते हैं। इसमें भी आपको आसानी से 4 नंबर मिल सकते हैं बिना किसी, आप मतलब इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसे आंसर लिख सकते हैं आने वाले एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन। अब बताइए 50 वर्ड्स में सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस कंडीशंस कोई कैसे बता सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। समाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस हिस्से पर आक्रमण किया। उसने आक्रमण किया था सिंध वाले इलाके में, जहाँ पर हिंदू शाही वंश का शासन चल रहा था और वहाँ के राजा का नाम था दाहिर, जो बेटा था किसका? चाच का। चाचनामा नाम की पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, जिसके बारे में कई प्रकार की जानकारी हमको सिंध रीजन की मिलती है। तो वहाँ पर कई प्रकार की जातियाँ और धर्म के लोग रहते थे, जिनमें आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उनके इस न कोऑर्डिनेशन होने की वजह से आक्रमणकारियों को अवसर मिला कि यहाँ पर आक्रमण किया जाए। तो ये तो हो गई उस समय की सामाजिक दशा। अगर हम पॉलिटिकल यूनिटी की बात करें तो ऐसी कोई प्रबल शक्ति उस समय भारत पर मौजूद नहीं थी जो इस आक्रमण को झेल सकती थी। ठीक है, देयर वॉज नो किंग, सिर्फ एक हिंदू शाही वंश का राजा था जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली शासक नहीं था।
इकोनॉमिक कंडीशन हम मान सकते हैं कि ठीक ठाक रही होगी, लेकिन वो इधर उधर फैली हुई थी। और रिलीजियस कंडीशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे अधिकतर वो बौद्ध धर्म का पालन करते थे और भी कई सारे अलग अलग धर्मों का पालन करते थे और इनमें आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक, तो इन दो पॉइंट्स लिखकर आप इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार के सवालों का जवाब आपको कहाँ पर मिलेगा? जो बीए की जो बुक्स आती हैं ना, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वहाँ पर आपको इस प्रकार के आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 21, फिरोज तुगलक के सैन्य एवं प्रशासनिक सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, फिरोज तुगलक ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया वैसे, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1351 से लेकर 1388 तक, काफ़ी लंबे समय तक शासन किया इसने, 37 साल। लेकिन जो इसकी मिलिट्री पॉलिसी थी और जो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो कुछ बेहतर नहीं थे। हम इसको एक बहुत ही अच्छा आर्मी ऑर्गेनाइज़र नहीं कहेंगे। मिलिट्री की हालत ये थी कि इसने सैन्य पदों में सैनिकों को जागीर देनी शुरू कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो कैश देना शुरू किया था उसके बदले इसने जागीर देनी शुरू कर दी है। फिरोज तुगलक एक बेनेवोलेंट सुल्तान था, परोपकारी कह सकते हैं, जो युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता था। जिससे हुआ क्या कि जो एक्चुअली जो ड्रिल्स होती हैं मिलिट्री की वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई होंगी और जो सैनिक थे वो काफ़ी लेज़ी हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक कि इसने, हमको स्कॉलर्स से ये पता चलता है कि फिरोज तुगलक ने एक सैनिक को घूस भी दी थी कि वो अपने घोड़े की क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन उसका करवा सकता है। तो ये तो इसका वो था कि इसकी इन ढिल्ल मुल्ल रवैये की वजह से जो इसका जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था ये काफ़ी वीक था। दूसरी बात, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, जिसकी वजह से सेना और भी अधिक क्या हुई, कमज़ोर हुई। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसने किए, लेकिन वो अधिकतर हिंदू जनता के लिए सपोर्टिव नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो मूल रूप से कुरान को आधार मानकर ही शासन करने में विश्वास करता था, भले ही वो कितना सहिष्णु या कितना ही बेनेवोलेंट प्रकार का शासक हो। हाँ, इसने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ज़रूर किए जो सामाजिक रूप से अच्छे माने जा सकते हैं, जैसे कि इसने गुलामों के लिए एक डिपार्टमेंट खोल दिया, दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने खैरात खोल दिया, हॉस्पिटल्स खोल दिए, नहरें खुदवाईं। इस प्रकार के काम इसने ज़रूर अच्छे किए, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ही वॉज अ वेरी वीक रूलर, जिसकी मिलिट्री काफ़ी वीक और आर्मी काफ़ी डिसऑर्गेनाइज थी। तो 50 वर्ड्स में इन सब चीज़ों को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर? इसको मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। हम इसमें देख लेते हैं, एक मैप बनाते हैं छोटा सा। देखिए, एक मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाता हूँ मैं। और सबसे पहले लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य हैं कहाँ पर। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जो महाराष्ट्र वाला जो इलाका देख रहे हैं आप, इसको आप मान लीजिए बहमनी, और जो इसके जो साउथ में है उसको आप मान लीजिए विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर साम्राज्य है। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इनकी फसाद की जड़ थी। नंबर 1, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। नंबर 2, मराठवाड़ा कंट्री, जो मराठवाड़ा क्षेत्र है वो। नंबर 3, कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला इलाका। ये 3 ऐसे वजहें थी जिसकी वजह से बहमनी साम्राज्य और विजयनगर आपस में संघर्षशील थे काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, कृष्णा गोदावरी वाला, जो कृष्णा तुंगभद्रा वाला जो इलाका है, ये काफ़ी रिसोर्सफुल इलाका था और इसको कोई भी एम्बिशियस रूलर या महत्वाकांक्षी शासक इसको जीतना चाहेगा। ठीक, एक वजह तो ये है।
मराठवाड़ा जो इलाका है वहाँ पे हैं पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह, उसको कोई भी एम्बिशियस रूलर जीतना चाहेगा, तो एक वजह तो ये बनती है। कृष्णा गोदावरी वाला जो रीजन है ये भी काफ़ी उपजाऊ है और उसको भी कोई भी एम्बिशियस शासक जीतना चाहेगा। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय से पहले ही ये सारे जो फसाद की जड़ थी वो कंटिन्यू थी। ओके, तो कभी ये इनके पक्ष में आ जाता था, कभी उनके पक्ष में चला जाता था। ठीक, दोनों कंटेम्प्रेरी थे और दोनों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। 1336 में ये बना था, 1347 में ये बना था। ठीक है, भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का एक विशेष स्थान है, कल्चरली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। ओके, इसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करने की ज़रूरत है और इस पर आने वाले एग्ज़ामों में भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इस आंसर में अगर आपने मैप के जरिए समझाने की कोशिश करी होगी कि वो कौन कौन से इलाके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिन्होंने हुमायूं को चौसा के पश्चात शक्तिहीन किया, क्या उन्हें नियंत्रित करने की संभावना थी? डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट वीकेंड द हुमायूंस पोजीशन आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, व्हाट वाज इट पॉसिबल टू ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल। देखिए, चौसा का युद्ध हुआ था जून 1739 में। इसके ठीक एक साल बाद बिलग्राम अर्थात कन्नौज का युद्ध होता है मई 1740 में। 17 मई को हुआ था, मई 1740 में। हुमायूं की स्थिति इसलिए कमज़ोर हुई क्योंकि जो इसके जो जीवित भाई हैं कामरान और हिंडाल, उन तीनों के बीच में आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसे नाजुक समय में भी ये लोग साथ काम नहीं कर रहे थे जिसकी ज़रूरत थी सबसे अधिक। इन लोगों ने बहुत समय सिर्फ बेकार की बातचीत में ही बिता दिया और उस दौरान शेर शाह सूरी ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली पूरे बंगाल में, पूरे ईस्टर्न यूपी में, बिहार और जो पूरा इलाका है वहाँ पर उसकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। चौसा के युद्ध के दौरान हुमायूं से कई गलतियाँ हुई थी। उसने अपना बेड़ा ऐसे जगह पर स्थान पर लगाया था कि बारिश आने की वजह से वहाँ पर चारों तरफ पानी फैल गया और उसकी जो आर्टिलरी थी यानी कि जो उसका जो तोपखाना था वो पानी से भर गया। शेर खान या शेर शाह सूरी इसी ताक पे था। जैसे ही मुग़लों ने अपना कंटिजेंट शिफ्ट करने का प्रयास किया, शेर शाह सूरी ने अचानक से आक्रमण कर दिया और इनको भागने का मौका तक नहीं मिला। कई ऐसे मुग़ल सैनिक थे जो गंगा नदी में बह भी गए और बहुत ही वीरता से लड़ता हुआ हुमायूं अपने आप को किसी तरीके से बचा के वहाँ से हटा पाया। ठीक है, तो ये स्थिति थी उस समय। तो जो एक साल का जो समय था, हुमायूं ने फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया और अपने भाइयों से बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाया। इस दौरान हम देखते हैं कि एक बार फिर से हुमायूं ईस्ट की तरफ बढ़ता है और फिर से बंगाल और बिहार को जीतने का प्रयास करता है और इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कौन? शेर शाह सूरी। और 17 मई 1740 को, सॉरी मैंने डेट गलत लिखी है, ये है आपका 1539 और ये है 1540। आई एम वेरी सॉरी, ये डेट है 1539 और ये है 1540। आई एम वेरी सॉरी। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो गलती हुमायूं ने चौसा के युद्ध में की थी वही गलती इसने बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में भी करी। अपना बेड़ा इसने कन्नौज के उस स्थान पर लगाया जहाँ पर फिर से बारिश हुई, फिर से बाढ़ आई, फिर से ऐसे हटना पड़ा और फिर से वही चीज़ें हुई और शेर खान इसका पीछा करते हुए आगरा तक पहुँच गया और आगरा के बाद ये पहुँच गया लाहौर। लाहौर से बाहर फिर हुमायूं हमेशा के लिए बाहर चला गया और इस प्रकार से हुमायूं का क्या शुरू होता है? एक निर्वासित जीवन। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद की कहानी आपको पता ही होगी। किस तरीके से हुमायूं वापस इंडिया आता है 1555 में और फिर से मुग़ल एम्पायर की स्थापना करता है। ओके, फिर से तो यही हम देख सकते हैं कि हुमायूं किसी तरीके से मरने से पहले एक बार फिर से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा, लेकिन बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा है। ठीक है, पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन में 24। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी पर प्रकाश डालिए। कौन नहीं जानता गौरा देवी का नाम? उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, गौरा देवी का संबंध रैणी गांव से है, लेकिन इनका जन्म लाता गांव में हुआ था।
विवाह इनका रैणी गांव में हुआ था, काफ़ी कम उम्र में विधवा भी हो गई थी। चिपको मूवमेंट के संबंध में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चिपको आंदोलन एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट, एक कह सकते हैं कि वन के संरक्षण का आंदोलन था ये, जो 1973 में आरंभ होता है चमोली के रैणी गांव से। ठीक है, इनको कई सारे और एनवायरमेंटलिस्ट का सहयोग मिला, जैसे कि चंडी प्रसाद भट्ट हैं, फिर बाद में सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम इसमें आता है। तो ये आंदोलन ऐसा था कि इनके आह्वान पर महिलाओं ने अपने आप को पेड़ों से लिपटा लिया और ये आदेश दिया पुलिस को कि पहले हमको गोली मारे, पेड़ बाद में काटे। एक कमेटी बैठाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस समय की, और कमेटी ने ये सिफारिश दी कि ये जहाँ पर जितने सारे पेड़ लगे हुए हैं इतने सारे बड़े इलाके में, ये एक इको सेंसिटिव जोन है, इस पेड़ को ना काटा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से गौरा देवी ने बहुत ही साहस का परिचय दिया और वहाँ के पेड़ों को कटने से बचाया। 50 वर्ड्स में आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करके इसमें बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के एक पृथक राज्य हेतु आंदोलन के तत्कालीन और दीर्घकालीन परिणाम क्या थे? उत्तराखंड के एक पृथक राज्य हेतु आंदोलन के तत्कालीन एवं दीर्घकालीन परिणाम क्या थे? व्हाट वर द इमीडिएट एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड का निर्माण काफ़ी बलिदान देने के बाद हुआ। 1994 से पहले जो भी प्रयास उत्तराखंड स्टेट को बनाने के लिए किए गए, उसमें गतिशीलता नज़र नहीं आती। कुछ समय तक तो एक्टिव रहते हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं। ठीक है, राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर एक संगठित रूप से आंदोलन हमको देखने को नहीं मिला। बिल्कुल एक स्टेज दिखाई दे रही थी जिसमें लयबद्धता जैसी कोई चीज़ नहीं थी। 1994 में जाकर यहाँ पर लगभग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक सुर में बात करनी उठाई होगी और 1994 में इस मूवमेंट में बहुत तेज़ी आई। नतीजा ये हुआ कि उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जगहों पर अमानवीय कार्य भी किए और इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई सारे कांड हुए। मसूरी कांड है, खटीमा कांड है, मुजफ्फरपुर तिराहा कांड है। इस तरह के अमानवीय कृत्य भी हमको सरकार के द्वारा देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड राज्य बनना कोई आसान काम नहीं था बिल्कुल भी। तो इनके अथक प्रयासों से जाकर सन 2009 नवंबर को उत्तरांचल राज्य का गठन होता है। लेकिन जिस उम्मीदों से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उस उम्मीद पे अभी भी उत्तराखंड खरा नहीं उतरा है। तो हम इसके जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो आज देखते हैं, और वो ये है कि उत्तराखंड की राजनीति जो है, उत्तराखंड की राजनीति हमें बिल्कुल भी स्टेबल नज़र नहीं आती। चुनी हुई सरकारें जो लगभग मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें लेकर आती हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 5 साल तक एक मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं है, और एक चुनी हुई सरकार में 3-3 मुख्यमंत्री को भी हमने बदलते हुए देखा, जिससे ये पता चलता है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है वो अभी भी अस्थिर है। अगर हम तुलना करें उत्तराखंड की एक और हिमालयी राज्य से जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन काफ़ी बेहतर नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर 1972 से निर्माण होने के बाद से लेकर अब तक इतने मुख्यमंत्री नहीं बदले जितने कि उत्तराखंड में 23 सालों में बदल गए हैं। तो ये इसके कुछ ऐसे परिणाम हैं जिस पर सवालिया निशान उठाने ज़रूरी हैं। और स्टेबल सरकार जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ पर ना तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, और ना ही ऐसी कई सारी योजनाएं जो सरकार लेकर आती है वो सही हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप कुछ सुझाव कमेंट के माध्यम से यूट्यूब में दे सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम इसके 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4। वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें समय ज़्यादा लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।